हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने क्या जाना था? इसमें हमने जाना था कि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि जो कपड़े होते हैं, यानी पहले तो हमने ये जाना कि कपड़े होते हैं, कपड़े क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने जाना जो कपड़े होते हैं, कपड़े हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और कपड़े हमारी बाहरी कारक जैसे गर्मी, सर्दी और बारिश से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी कि कपड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से, बहुत ज़्यादा ठंडे से और बारिश के मौसम से हमें बचाते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि आमतौर पर मौसम, अवसर और वर्तमान फैशन के रुझान के अनुसार हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। यानी कि हम कपड़े किसके अनुसार पहनते हैं? हमने मौसम के अनुसार देखा कि अगर गर्मियों का मौसम है तो उसी हिसाब से हमने कपड़े पहने, सर्दियों का मौसम है तो उसी हिसाब से हमने कपड़े पहने। साथ ही हम क्या देखते हैं, जो वर्तमान में फैशन क्या चल रहा है। अब आप देखते हैं कि जैसे आज का जो फैशन है, पहले के फैशन से एकदम डिफरेंट था, भिन्न था। फिर आप देखेंगे आगे चल के, आप देखेंगे कि आज का जो फैशन है, आने वाला जो फैशन होगा वो इससे भिन्न होगा। तो हम क्या करते हैं, फैशन के अनुसार हम क्या करते हैं, कपड़ों का यूज करते हैं। और लास्ट लाइन आपने क्या पढ़ी थी कि जो सभी प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो रेशे से बनते हैं। तो उसके बाद हमने क्या जाना कि रेशे क्या होते हैं। आपने रेशों के बारे में जाना कि रेशे बहुत महीन धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे कपड़ों का निर्माण होता है। उसके बाद हमने क्या जाना कि कपड़ा क्या होता है, कपड़े का निर्माण किससे होता है, कपड़े का निर्माण रेशों से होता है। बहुत सारे रेशों को बुनकर क्या किया जाता है, कपड़ों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपने क्या जाना, ये आपने जाना कि जो कपड़ों का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने बात की थी कि जो फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं, रेशों के क्या क्या प्रकार होते हैं। यानी कि ये तो हमने जान लिया कि जो रेशे होते हैं, रेशों से कपड़ों का निर्माण होता है। परंतु अब हम देखेंगे जो रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे पास कपड़े अलग अलग प्रकार के आते हैं। आप देखते हैं कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें हमें गर्मी का एहसास होता है, हमें वो क्या देते हैं, हीट देते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम सर्दियों के टाइम पे हम यूज करते हैं और हमें गर्मी कम लगती है। तो जब कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इसका मतलब है रेशे भी अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि वो बन किससे रहे हैं, वो रेशों से ही बन रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि रेशे भी क्या है, अलग अलग प्रकार हैं। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो फाइबर है, जो रेशे हैं, उनकी जो उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति यानी उनका जो स्रोत है, उनका जो सोर्स है, हम कहाँ से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर जो रेशे दो प्रकार के हमारे पास आए थे। सबसे पहला हमने क्या देखा, प्राकृतिक रेशे देखा था, और सेकेंड हमने क्या देखा, सिंथेटिक रेशे देखा। तो प्राकृतिक रेशों में हमने क्या देखा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। अब प्रकृति से प्राप्त होने वाले कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होंगे, एक तो पौधों से प्राप्त होते हैं, सेकंड कहाँ से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो जो हमारे पास अब क्या है कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उनका क्या नाम है, और सेकंड जो जानवरों से या पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उनका क्या नाम है। तो आपने क्या देखा था, कपास और जो जूट होता है वो पौधों से प्राप्त होता है। हमारे पास अब क्या आया, हमारे पास एग्जाम्पल आए कि जो रेशे हम पौधों से प्राप्त करते हैं उनका क्या एग्जाम्पल हमारे पास आया, कपास आया और जूट आया। तो कपास और जूट के बारे में हम देखेंगे, कपास और जूट कहाँ उगता है, किस प्रकार से इसके जो प्लांट होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, रेशम और ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो इस चैप्टर में आपने जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है कपास और जूट के बारे में। उसके बाद जो रेशम और ऊन के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप रेशम और ऊन के बारे में जानेंगे। आगे आप देखेंगे जो रेशम होता है वो रेशम के कीड़े से हमें प्राप्त होता है। तो क्लास 7th में आप पढ़ेंगे कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, यानी कि जो कीड़ा था, कीड़ा कैसे ग्रो होता है, कैसे बड़े होता है, और कैसे धीरे धीरे करके वो एक रेशम, यानी कि वो किसका निर्माण करेगा, वो रेशम का यानी सिल्क का निर्माण यहाँ पे करेगा। तो आपके पास अभी तक क्या है, आपके पास आया फाइबर के प्रकार। उसमें से सबसे पहले आपने देखा कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो दो प्रकार से हमें मिलते हैं, पौधों से और जानवरों से।
जो हमें पौधों से मिलता है वो हमने उसमें कपास और जूट की बात की, जो हमें जानवरों से मिलता है उसमें हमने रेशम और ऊन की बात की। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है सिंथेटिक फाइबर। इस चैप्टर में आपने सिर्फ सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशों की आपने डेफिनेशन याद करनी है और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। इसकी जो डिटेल है ये भी आप 7th क्लास में पढ़ेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका क्या होता है, किस प्रकार से उन्हें ग्रो कराया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर में आपने क्या पढ़ा, इन फाइबरों को साधारण रसायनों के उपयोग से उद्योग के भीतर मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यानी ये क्या आता है, ये रसायनों के उपयोग करके मनुष्यों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के रेशे को हमने क्या कहा, सिंथेटिक रेशे कहा या फिर कृत्रिम रेशे कहा। तो इसके जो एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयन, ये तीनों ही एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे क्योंकि क्या है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। साथ ही इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा था। हमने कहा था हमारे पास फाइबर है यानी ये रेशा है, रेशे कितने प्रकार के हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है यानी प्राकृतिक है और कृत्रिम है। और प्राकृतिक हमारे पास 2 प्रकार के आए थे, एक प्लांट से आया था और एक किससे आया था, एनिमल से आया था। तो इसके बारे में हमने किसके बारे में बात की, इसके बारे में हमने जाना कि जो प्लांट रेशे हैं और जो एनिमल रेशे हैं यानी कि जो हमें पौधों से प्राप्त हो रहे हैं और जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो प्लांट फाइबर में आपने क्या देखा कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं उन्हें हमने क्या कहा था, पादप रेशे कहा था। इसमें आपके पास एग्जाम्पल में क्या है, कपास और जूट हमने देख लिया था। इसके साथ बांस, नारियल के रेशे, अलसी के बीज, भांग के पौधों की प्रजातियां, वानस्पतिक रेशे, बिछुआ, रेमी, लकड़ी, अनाज जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं जिसमें आपने क्या देखा, जिसमें आपने देखा कि जो हमें रेशे हो रहे हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमें प्लांट से, पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। और रेशों के बारे में हमने क्या जाना, रेशों से क्या होता है, रेशों से कपड़ों का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आया, अब हम देखेंगे जो पशु जो रेशे होते हैं यानी वो रेशे जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने क्या जाना कि पशु स्रोतों से प्राप्त रेशे ऊन और रेशम होते हैं। ऊन और रेशम का हमने पहले भी एग्जाम्पल देख लिया है। तो आप देखेंगे पशु फाइबर विशेष रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। कल हमने क्या बात की थी कि जो पशु रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, अब आप देखेंगे कि अलग अलग पशुओं का एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से जो पशु होते हैं जो हमें रेशा प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने क्या देखा था, भेड़, ऊंट, कश्मीरी बकरियां, खरगोश और याक ऐसे जानवर होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें ऊन मिलता है। अब ये कौन से जानवर है, ये वो जानवर है जो हमें ऊन दे रहे हैं। अब हम देखेंगे रेशम कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, रेशम हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त हुआ था। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था वो क्या आया था, वो हमने देखा था कि पादप रेशे, पादप रेशों के बारे में। अब हम कपास के बारे में जानेंगे। कपास के बारे में हमने पढ़ा था कपास का पौधा किस प्रकार का होता है, कपास के पौधे को हम कहाँ उगाते हैं। तो हमने क्या देखा, जो कपास का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, वो झाड़ी नुमा होता है यानी छोटा प्लांट होगा, बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है। क्या होता है, झाड़ी नुमा संरचना होती है। लेकिन हमने क्या देखा था, इसे कहाँ पे हम उगा रहे थे, काली मिट्टी में उगा रहे थे। और जो जलवायु थी वो कैसी थी, गर्म थी। यानी कि काली मिट्टी में इसे उगाया जाता है और उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो तापमान चाहिए होता है वो कैसा चाहिए होता है, अधिक चाहिए होता है। जहाँ तक बारिश की हमने बात की तो बारिश कैसी थी, मध्यम वर्षा की आवश्यकता थी। यानी कि बहुत अधिक वर्षा भी नहीं चाहिए और बहुत कम वर्षा भी इसके लिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कपास क्या है, एक मुलायम रेशा है, सॉफ्ट रेशा है, मुलायम है, जो कपास के पौधे के बीज के आसपास उगता है। अब आपको क्या बताया गया है कि जो कपास होता है, कपास के बीज के आसपास उगता है, उसके आर पार रहता है। आपने क्या देखा था, आपने कल देखा था, डायग्राम देखा था प्लांट का। साथ ही आपने कपास भी देखा था कि बीज में बीज था और उसके आसपास क्या था, कपास वहां पे उगा हुआ था। नेक्स्ट आपने क्या देखा, भारत में हाथ से बुने मोटे कपड़े लच्छी को कपास से बनाया जाता है। यानी कि भारत में क्या किया जाता है, भारत में हाथ से बुने मोटे कपड़े को बनाया जाता है जिसे हम लच्छी कहते हैं। और उसे किससे बनाया जाता है, उसे कपास से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आया था कि जो कपास होता है उसे हम कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य में होता है। तो आपके पास क्या आया था, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हम क्या उगाते हैं, कपास को उगाते हैं। तो इनमें से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो कपास का जो पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है, झाड़ीनुमा है,
काली मिट्टी में उगाया जाता है। टेम्परेचर इसके लिए अधिक चाहिए, यानी तापमान अधिक चाहिए। और कुछ राज्यों के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किन राज्यों में कपास उगाया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था वो आया था कपास के उपयोग। यहाँ पे आपको कपास का पौधा, कपास का प्लांट आपको दिखाया गया है। यहाँ पे यह बीच में बीज होगा और बीज के आसपास जो आपको व्हाइट यानी सफेद कलर का दिख रहा है वो क्या है, कपास है। आपको यहाँ पे जो प्लांट दिख रहा है वो क्या है, झाड़ी नुमा है, यानी छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, यानी ट्री नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, झाड़ी नुमा संरचना आपको दिखाई गई है। तो जब आपको यूजेस के बारे में मैंने पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले वस्त्र का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ से कपड़े बनाए जा रहे हैं। सेकेंड क्या हो रहा है, अस्पताल में शोषक के रूप में, यानी कि शोषक यानी कि वहाँ पे ये क्या करते हैं, सोचने का काम करते हैं। आप सबने रुई देखी होगी घर में, सबने देखी है, आप सबने रुई देखी है, नहीं देखी है अपने हाथ खड़े कर सकता है। चलिए, आपने रुई नहीं देखी तो घर में जाके आप रुई देखेंगे। ओके ठीक है, तो आपने रुई देखी है तो रुई क्या करती है, आपने रुई सोखने का काम करती है। कहीं पे पानी गिरा है तो आप क्या करेंगे, वहां पे रुई रखेंगे, रुई सोखने का काम करती है। तो वहीं पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अस्पतालों में भी क्या होता है, जब भी जैसे किसी को चोट लगती है या घाव साफ करना होता है तो वहां पे रुई का उपयोग होता है। साथ ही हमने क्या देखा, जो गद्दे, रजाइयां और तकिया होते हैं उसमें भी क्या हो रहा है, रुई का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ तक ये जो था हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास आता है कि सूती कपड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है। सूती कपड़ा किससे बनता है, सूती जो कपड़ा बनता है वो कपास से बनता है। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे सूती कपड़े का यहाँ पे क्या रहा है, निर्माण हो रहा है। सबसे पहली जो प्रोसेस आपके पास आती है, क्या आता है, कपास को खेतों से उठाया जाता है, कंघी करके बीजों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपने इमेज देखी, प्लांट की इमेज देखी, आपने क्या एक चित्र देखा प्लांट का, उसमें आपने क्या देखा, कपास को देखा। आप अभी नोट नहीं करेंगे, नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगी। आपने क्या करना है, जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ पहले आप समझेंगे, उसके बाद मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्लांट देखा कपास का। उसमें क्या था, आपने देखा जो व्हाइट कलर का जो कपास था वो क्या था, बीज बीच में था, आसपास उसके क्या था, व्हाइट कलर का कपास हमें दिखा, यानी सफेद कलर का दिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने खेतों से उसे उठाया और बीजों को अलग कर दिया, बीज अलग किया और कपास को अलग कर दिया। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हमने ओटाई कहा। आपको याद रखना है, ओटाई किसे कहते हैं, कपास से जब हम बीजों को अलग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओटाई कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ओटाई होगा। सेकंड जो प्रोसेस आती है, सेकंड में हमने क्या किया, ओटी हुई कपास को गांठें बनाने के लिए संकुचित किया जाता है और इन गांठों को कताई मिलों में भेजा जाता है। अब जो हमने कपास प्राप्त की, जब हमने क्या कर दी, ओटाई करके हमने बीजों को अलग कर दिया और हमने क्या कर दिया, कपास को अलग कर दिया, तो फिर हमने क्या किया, उनसे हमने गांठें बनानी शुरू कर दी। चलिए, तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ओटाई हो रही है। ओटाई में हमने क्या किया, हमने जो कपास था, कपास के बीजों को अलग कर दिया। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हमने ओटाई कहा था। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, जब ओटाई हो गई है, ओटाई करके अब हमने जो कपास था, कपास को संकुचित कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा, अब आप रुई देखेंगे ऐसे फूली हुई होती है, हमने उसे संकुचित कर दिया, उसके क्या कर दिए, गांठें बना दी, बंडल बना दिए। बंडल बना के हमने क्या कर दिया, कटाई की मिलों में उसे भेज दिया। कटाई के लिए क्या होता है, उसके जो रुई है, जो अशुद्धि उसमें होती है, हमने उस अशुद्धि को दूर करने के लिए उसे मिलों में भेज दिया। तो तीसरी प्रोसेस में हमने क्या किया, कपास की गांठों को ढीला करके साफ किया जाता है और इस प्रक्रिया को कार्डिंग कहते हैं। यानी कि जो वहां पे क्या थी, जो वहां पे हमें बंडल देखने को मिले थे, जो गांठें हमें देखने को मिली थी, उनकी क्या हुई, उनकी सफाई हो रही है और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कार्डिंग कहा। थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस आई वो किसकी आई, कार्डिंग की प्रोसेस आई। फोर्थ प्रोसेस में हमने क्या किया, कपास के रेशे को फिर रस्सी की तरह ढीले रेशों में बदल दिया जाता है। धागे बनाने के लिए धागों को मरोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया को सूती धागे की कताई के रूप में जाना जाता है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब क्या हुआ सफाई भी हो गई है तो उसके बाद हमने क्या किया कि रेशों को क्या कर दिया, रस्सी की तरह ढीले रेशों में बदल दिया। कपास को क्या कर दिया, अब कपास को अलग कर दिया गया और रस्सी की तरह ढीले रेशों में परिवर्तित उसे कर दिया। जब रेशों में उसे परिवर्तित किया तो धागे बनाने के लिए फिर क्या कर दिया, दो या दो से रेशों को हमने आपस में उसे ऐसे ऐसे किया और उसके क्या कर दिया, उसके धागे बन के। धागे बनाने की प्रक्रिया को हमने क्या कर दिया, सूते धागे की कताई हमने उसे कहा था। और लास्ट में फिर क्या हुआ, फिर इन धागों का उपयोग बुनाई और बुनाई द्वारा कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया, हमने क्या कि जो भी कपास था हमने खेतों से उसे लेके आए और बीजों को अलग कर दिया। बीजों को अलग करने की प्रोसेस को हमने उटाई कहा था। आपको ये वर्ड याद रखना है। पहले जो प्रोसेस होती है उटाई होती है। उटाई के बाद हमने क्या कर दिया, उटाई के बाद हमने फिर जो कपास था कपास की गांठें बना दी, यानी उसके बंडल बना दिए। और अब उसके बाद क्या करना है, जो दूसरी प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस में हमने उसकी गांठें बना दी, उसके बंडल बना दिए। तीसरी प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, कपास की जो गांठें थी या जो बंडल हमने बनाए थे उसकी सफाई हुई, क्योंकि उसमें क्या थी, उसमें अशुद्धियां रही होंगी, उसमें हो सकता है कि प्लांट की पत्तियां होंगी या फिर और भी अशुद्धियां होंगी, तो उसकी क्या कर दी गई, उसकी सफाई की गई। और इस प्रोसेस को हमने कार्डिंग कहा। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कार्डिंग कहा। फिर हमने उसके बाद क्या कर दिया, जब इसकी सफाई हो गई है तो कपास को अब हमने रेशों के रूप में परिवर्तित किया, यानी महीन रेशों के रूप में उसे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद उसके धागे बना दिए, यानी पहले तो रेशे बनाए, रेशों से दो या दो से अधिक रेशों से क्या कर दिया, उनके धागे बना दिए गए। और जब यहाँ पे धागों का निर्माण हो रहा है तो इसे हमने क्या कर दिया, कताई के रूप में जाना। सूती धागे की कताई के रूप में हम इसे जानते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, जब यहाँ से रेशे से धागे का निर्माण हो गया है, ये रेशा क्या था, बहुत महीन था, दो या दो से अधिक रेशे से मिलके क्या हुआ यहाँ पे धागे का निर्माण हुआ। जब धागे का निर्माण हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर बुनाई की गई और बुनाई से क्या हुआ, कपड़े का यहाँ पे क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इस प्रकार आपने देखा कि सूती कपड़ा किस प्रकार से बनाया जा रहा है, एक कपास से कपड़े का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए, ये तो हमने जाना कपास के बारे में। अब हम दूसरे प्रकार के रेशे के बारे में जानते हैं जिसे हम कहते हैं जूट। ये हम किस प्रकार के रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम उन रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, कपास के बारे में पढ़ा। आपने जाना कपास का जो पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है, कहाँ पे उसे उगाया जाता है और किस प्रकार से कपास से आप एक वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हम जानेंगे जूट के बारे में। तो जूट क्या है, जूट भी कहाँ से प्राप्त होता है, एक प्लांट से, एक पौधे से प्राप्त होता है। तो जूट के बारे में आपने क्या देखा, आप जानेंगे जूट क्या है, एक रेशा है जो जूट के पौधे की छाल से प्राप्त होता है। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि जूट कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पौधे की छाल से प्राप्त हो रहा है। छाल क्या होती है, पौधे की जो स्किन होती है, यानी कि यहाँ पे आपको इमेज में आप देखेंगे ये क्या है, जूट के प्लांट है। अब जो जूट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, तने की छाल निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, ये जो तना होता है इसे पानी में भिगो दिया जाता है और पानी में कुछ दिनों तक भिगो के रखने के बाद फिर क्या होता है, इसकी छाल निकाली जाती है। उसी छाल को हम क्या कहते हैं, उसी छाल को हम जूट का रेशा कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अब जब हम कपास के बारे में बात कर रहे थे तो कपास के बारे में आपको क्या वहां पे बताया जा रहा था कि जो कपास होता है वो काली मिट्टी में उसे उगाया जाता है। पर जब हमने जूट के बारे में बात की तो जूट के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी में इसे उगाया जाता है, यानी चिकनी मिट्टी से लेकर रेतीली मिट्टी तक इसे उगाया जाता है। दो प्रकार की मिट्टी आपको बताई जा रही है, जो चिकनी मिट्टी से लेकर रेतीली मिट्टी तक। दोनों मिट्टियों में क्या डिफरेंस होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है वो बहुत चिपचिपी होती है, उसमें पानी की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है और ऑक्सीजन या फिर एयर की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। वहीं अगर रेतीली मिट्टी के बारे में हम बात करें, वही अगर हम रेतीली मिट्टी की बात करते हैं तो जो पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है और जो एयर की जो यानी कि जो हवा की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। यानी दोनों ही मिट्टी क्या है, दोनों ही मिट्टी एक दूसरे की बहुत अपोजिट है। अपोजिट है कैसे कि जहाँ चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी है वहीं रेतीली मिट्टी में सबसे कम पानी है। जहाँ चिकनी मिट्टी में सबसे कम हवा है वहीं रेतीली मिट्टी में क्या है, सबसे अधिक हवा है।
तो ये आपको क्या बताया जा रहा है कि जो जूट होता है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, जिसमें चिकनी मिट्टी से लेकर रेतीली मिट्टी आती है, और इन दोनों मिट्टियों के बीच में भी बहुत अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं। इन सभी में जूट को हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यह दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है? रेत, गाद और मिट्टी का जो मिश्रण होता है, रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। अब आपको बताया जा रहा है कि किस मिट्टी में बढ़ेगा ये? दोमट मिट्टी में एक तो बहुत अच्छा होगा, रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छा होगा और चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छा होगा। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जब रेत, गाद और मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? ये उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है जहां बहुत अधिक बारिश होती है। अब आपको जूट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जूट के प्रोडक्शन के लिए, जूट के उत्पादन के लिए या जूट के पौधे के लिए क्या चाहिए? हमें बहुत अधिक बारिश चाहिए, अधिक वर्षा की आवश्यकता है। वहीं जब हमने कपास के बारे में बात की थी तो हमने क्या कहा था? मध्यम वर्षा की वहां पे आवश्यकता है, यानी कि बहुत अधिक नहीं चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए, जो मध्यम वर्षा होगी उसकी आवश्यकता होती है। और जूट के लिए कैसी बारिश चाहिए? बहुत अधिक बारिश यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे दुनिया का लगभग 80% उच्च गुणवत्ता वाला जूट बांग्लादेश से आता है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि सबसे अच्छी जो गुणवत्ता होती है जूट की वो कहाँ से आती है? वो आती है बांग्लादेश से आती है। जूट के जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो बांग्लादेश है, भारत है, चीन है, नेपाल है और थाईलैंड है। तो आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जूट क्या है। जूट कहाँ से हमें प्राप्त होता है? जूट का जो पौधा होता है उसकी छाल से हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे, पहली जो इमेज में आपको क्या बताया जा रहा है? जूट का प्लांट बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जूट के प्लांट को काटा गया, उसका जो स्टेम था, उसका जो तना था, उसे यहाँ पानी में भिगो दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ? पानी में भिगो दिया। कुछ ही दिन पानी में भिगोने के बाद फिर उसे निकाला जाता है और वह आप देखेंगे जो स्टेम होता है, जो तना होता है, तने की छाल निकाली जाती है, उसकी स्किन निकाली जाती है। कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तने की छाल निकाली जा रही है। तने की छाल निकालने के बाद फिर हमारे पास जो फाइबर आता है, जो रेशा आता है, वो इस प्रकार का रेशा हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो जूट होता है वो किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है, जिसमें चिकनी मिट्टी से लेकर के रेतीली मिट्टी शामिल होती है। इसके साथ ही आपको क्या बताया गया है कि ज्यादा अच्छा कहाँ पे उगेगा? तो ज्यादा अच्छा ये दोमट मिट्टी में उगेगा, रेतीली मिट्टी में उगेगा और चिकनी मिट्टी में यहाँ पे सबसे अच्छा ये उगता है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो सबसे अधिक कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा, बहुत अधिक वर्षा इसके लिए चाहिए, उन क्षेत्रों में बहुत अधिक ग्रो करेगा जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा हो रही है। और नेक्स्ट आपने क्या रखना है? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो जूट है वो कहाँ पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है बांग्लादेश में। इसके साथ ही जो अन्य स्रोत होते हैं, यानी जूट किन किन देशों में उगाया जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे? बांग्लादेश याद रखेंगे, भारत, चीन, नेपाल और थाईलैंड। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ये आप याद रखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने जाना जूट के बारे में। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है बुनाई। अब बुनाई क्या होती है? बुनाई के द्वारा ही क्या होता है? रेशों से कपड़ों का निर्माण होता है। तो बुनाई के बारे में आप पढ़ेंगे। कपड़ा बनाने के लिए दो अलग अलग धागों को एक साथ बुनाई मशीनों पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम करघे के रूप में जानते हैं। तो बुनाई में क्या हो रहा है? अलग अलग धागे हैं, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि रेशों का निर्माण कैसे हो रहा है। रेशे बने, दो या दो से अधिक रेशों से हमने क्या किया? हमने धागों का निर्माण कर दिया। अब धागों के निर्माण के बाद हमने क्या किया? दो या दो से अधिक धागे, यानी दो धागों की बुनाई के द्वारा हमने क्या किया? कपड़ों का वहां पे निर्माण किया। तो बुनाई जो की जाती है वो हाथ से भी की जाती है। आपने अपने घरों में देखा होगा, आप में से बहुत लोगों की जो मम्मी होगी वो क्या करती होगी? वो बुनाई का काम करती होगी। तो वो क्या करती हैं? वो दो धागों की मदद से बुनाई करती हैं और कपड़े का वहां पे निर्माण करती हैं। आजकल हम क्या देखते हैं? जो बुनाई का जो काम होता है वो कारखानों में भी देखने को मिलता है, यानी कारखानों में भी क्या होती है? बुनाई होती है। और कैसे होती है? सेम वैसे ही होती है, यानी धागों का उपयोग करके यहाँ पे क्या होती है? बुनाई होती है। तो अभी तक आपने क्या जाना? आपने जाना कि रेशे क्या होते हैं। उससे पहले आपने जाना कि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का जो निर्माण होता है वो रेशों से होता है।
तो आपने देखा कि जो कपड़े हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। कपड़े क्या करते हैं, बाहरी कारकों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी बहुत अधिक ठंड लगने पे हमें बचाते हैं, बहुत अधिक गर्मी से भी हमें बचाते हैं। यानी कि अगर आप गर्मियों के टाइम पे बाहर निकलते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा हमें चुभती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिनसे हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। साथ ही हमें क्या कहते हैं, रेनी सीजन से भी बचाते हैं। इस प्रकार के कपड़े भी आप पहनते हैं कि आप उन कपड़ों को पहन के अगर बारिश में निकले तो आप भीगते नहीं हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, रेन कोट कहते हैं। तो आपने देखा अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं आपको अलग अलग बाहरी कारकों से क्या करते हैं, बचाते हैं। और इन कपड़ों का निर्माण हमने कहाँ से देखा, इन कपड़ों का जो निर्माण होता है वो रेशे से होता है। फिर हमने देखा जो रेशे होते हैं, रेशे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। मेनली जो हमें मुख्यतः जो रेशे प्राप्त होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति में हमने दो स्रोतों के बारे में बात की थी, हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बात की थी। जब हमने प्लांट्स के बारे में बात की तो हमने दो प्रकार के रेशों के बारे में बात की, हमने कपास और जूट को देखा। तो कपास में हमने क्या देखा, कपास में हमने देखा जो कपास का जो पौधा होता है वो झाड़ी नुमा होता है। कपास के पौधे के लिए जो तापमान चाहिए वो अधिक तापमान चाहिए और जो बारिश चाहिए वो मध्यम बारिश चाहिए। तो कपास उगता है वो क्या होता है, जो कपास के पौधे में जो बीज होता है, बीज के चारों तरफ क्या होता है, कपास का डेवलपमेंट होता है, कपास ग्रो करता है। साथ ही आपने क्या जाना, आपने जाना कि कपास से हम वस्त्रों का निर्माण कैसे करते हैं। यानी सबसे पहले हमने कपास वहां से लिया, कपास को बीजों से अलग किया, उसके बाद हमने उस कपास की क्या की, रोलिंग की, यानी उसके बंडल बनाए। उसके बाद वो जो बंडल थे उनकी सफाई हुई, सफाई के बाद क्या हुआ, उस कपास से रेशों का निर्माण हुआ। रेशों के निर्माण के बाद हमने क्या किया, रेशों से फिर हमने धागों का निर्माण किया और धागे से बुनाई के द्वारा क्या हुआ, वस्त्रों का वहां पे निर्माण हुआ। ये तो बात की हमने कपास के बारे में। लेकिन हमने बात की जूट के बारे में कि जो जूट होता है, जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो पौधे का जो तना होता है, पौधे की तने की छाल से हमें जूट प्राप्त वहां पे हो रहा था। और जूट का जो पौधा होता है वो कहाँ पे ग्रो होता है, कहाँ पे उगता है, जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। जब हमने मिट्टी की बात की तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, हर प्रकार की मिट्टी में जो जूट होता है वो ग्रो हो जाता है। वहां पे हमने चिकनी मिट्टी से लेके रेतीली मिट्टी तक की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि सबसे अच्छी जो गुणवत्ता वाला जो जूट पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो बांग्लादेश में पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बुनाई होती है, बुनाई के द्वारा क्या होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। तो ये तो हमने जाना कि रेशे किस किस प्रकार से वहां पे कपड़ों के निर्माण में अपनी भागीदारी बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि जो रेशे होते हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, जो पशु से प्राप्त होते हैं, तो हमने रेशम के बारे में जाना था। रेशम कहाँ से हमें मिलता है, रेशम हमें मिलता है रेशम के कीड़े से। तो आपके जो चैप्टर में आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, जो प्लांट से हमें प्राप्त होने वाले रेशे हैं, यानी कि जो पादपों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसमें से दो के बारे में हमने पढ़ा है। यही आपके क्या है, यही आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आता है कपड़ों का इतिहास, यानी कि कपड़ों के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि पहले के टाइम में जो लोग थे वो किस किस प्रकार से कपड़ों का यहाँ पे यूज करते थे। तो आप पढ़ेंगे लगभग 30,000 साल पहले लोगों ने कपड़ों के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यानी बहुत पहले के टाइम में क्या होता था, कपड़े किससे बनाए जाते थे, जो जानवर होते हैं जानवरों की खालों से कपड़ों का यहाँ पे निर्माण किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे ऐसा माना जाता है कि ऊन का उपयोग 6000 वर्ष पहले से ही किया गया था। यानी कि अगर हम ऊन का उपयोग देखें तो यहाँ पे 6000 साल पहले ही क्या हुआ था, ऊन का यहाँ पे उपयोग किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे रेशम के उत्पाद के लिए रेशम के कीड़े को पालना चीन में लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में कपास का व्यापक उपयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इन कपड़ों की सिलाई नहीं होती थी, वे सिर्फ शरीर से लिपटे हुए होते थे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि पिछले टाइम में लोग किस प्रकार से कपड़ों के यूज के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। और पहले जो यहाँ पे जो ऊन का जो यूज हुआ है, ऊन का यूज 6000 साल पहले ही हुआ है। तो पहले के टाइम में जब कपड़ों का यूज हुआ था तो वहाँ पे बुनाई नहीं की जाती थी, सिंपली उन्हें लपेट दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे आज भी साड़ी, धोती और पगड़ी बिना सिले ही कपड़ों के टुकड़े हैं। यानी कि पहले क्या होता था, कपड़ों की बुनाई नहीं होती थी, सिंपली उन्हें लपेट दिया जाता था। और आज भी ऐसे एग्जाम्पल क्या है, साड़ी है, धोती और पगड़ी है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि जानवरों की छाल से पहले भी जो आदि मानव होते थे वो किस प्रकार से अपने जो शरीर था उसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते थे
कि जो पेड़ों की जो छालें होती हैं या फिर जो पत्ते होते हैं, पत्तों के द्वारा खुद को ढकते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़ों के लिए किसका यूज किया, जो जानवरों की जो छालें थी उसका यूज किया। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के रेशों के रूप में यहाँ पे कपड़े हमें उपलब्ध हुए। तो जो भी यहाँ पे डिटेल है उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है आपको समझ में आया है? यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी नोट नहीं कर रहा है, मैंने आपसे कहा था कि जो भी पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में उसे नोट करेंगे। चलिए, तो आपने जाना किस प्रकार से रेशों से कपड़ों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। इसके आगे वाली क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।